हरियाणा का बच्चा है जो वो बहुत एनर्जेटिक है। डॉक्टर संजय जी इसकी अगुवाई कर रहे थे। संजय कुमार जी YRC सेल के लिए एक बहुत ही मोस्ट फिट टीचर कह सकते हैं हम। नमस्कार जी, सरिता खनगवाल जी। हेल्थ एंड हाइजीन आज के दौर की प्राथमिकता है और ये चीज शिक्षा अगर हम प्रारंभ से ही देना शुरू कर देते हैं और बच्चे इससे अवेयर हो जाते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ है ही नहीं कि हमारी भावी पीढ़ी है और इनको बचपन में ही ऐसी आदत डाल दी जाए कि हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है और उसमें हाइजीन का क्या महत्व है। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। डॉक्टर संजय जी इसकी अगुवाई कर रहे थे, साथ में विद्यालय के प्रिंसिपल अनुज मलिक जी ने तुरंत प्रभाव से इस कार्यक्रम के लिए सहमति जताई और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मंजीत मलिक जी के मार्गदर्शन में हम इस कार्यक्रम को यहाँ पे करवा पाए। तो इसके लिए मैं अपने उच्च अधिकारियों का धन्यवाद करती हूँ। अनुज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम का भी कि आपने गांव मदीना के बच्चों को इस कार्यक्रम से अवगत कराया। इससे आप बेनिफिट अगर हम एक नाम बताना चाहें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बच्चों में जब एक समझ आ गई कि हमें करना क्या है, एक होती है कॉमन हाइजीन, एक होती है पर्सनल हाइजीन। लड़कियों की जो पर्सनल हाइजीन है, बच्ची बात करते हुए कतराती हैं, अपनी समस्याओं को दूसरे के सामने बताते हुए भी डरती हैं। उन्हें भय रहता है कि कहीं मेरी इस बात का कोई नाजायज फायदा ना उठा ले। जो बातें वो करने में संकोच करती है और जब ये बातें वो सार्वजनिक रूप से सुनती हैं तो उनके अंदर वो भय और वो संकोच जो है वो खत्म हो जाता है। फिर वो खुल के इन विषयों के ऊपर बात कर सकती है। जैसे कि आज आपकी टीम के माध्यम से बातचीत हुई है तो हो सकता है कुछ बच्चे आपसे फोन नंबर भी ले और कुछ क्वेश्चन जो वो ओपनली नहीं कर पाए अकेले में करें। दूसरा इसका ये फायदा होगा कि जो स्कूल में स्टाफ है, फीमेल स्टाफ से भी बच्चे डिस्कस करेंगे और घर में अपने पेरेंट्स के साथ भी इन चीजों को देखेंगे। साथ साथ जो छोटी बहनें हैं उनकी या उनकी मदर इवन अगर इलिटरेट है और उसको ये चीजें नहीं पता तो उनको भी अवेयर करने में ये पहल करेंगे। मैं प्रोफेसर HL वर्मा, वाइस चांसलर बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक, और इससे पहले मैं जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर में वाइस चांसलर रहा और उससे पहले मैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट के पद से रिटायर हुआ। और जो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है ये स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के अंडर 2012 में स्थापित हुई और उससे पहले बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में अलग अलग इंस्टीट्यूट थे और हमारा सबसे जो पुराना इंस्टीट्यूट है वो आयुर्वेदा कॉलेज है जो 1958 में इस्टेब्लिश हुआ और धीरे धीरे इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट हुआ यहाँ, फिर मैनेजमेंट कॉलेज स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी, फिर नर्सिंग और फार्मेसी, और फिर 2012 में इसको सभी कॉलेजेस को इकट्ठा करके इसको बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के नाम से अप्रूवल मिली हरियाणा स्टेट से और UGC से। तो हमारी विश्वविद्यालय जो है वो अभी 9 अलग अलग फैकल्टीज डिसिप्लिन्स है जिसमें UG, PG और PhD प्रोग्राम में हम कोर्सेज ऑफर करते हैं। और विश्वविद्यालय में जो हमारा टोटल जो 9 डिपार्टमेंट हैं या फैकल्टीज हैं उसमें 6 साइंस से रिलेटेड हैं और 3 जो हैं, एक लॉ, एक मैनेजमेंट और एक ह्यूमैनिटीज। वो ह्यूमैनिटीज सेक्शन में हम कह सकते हैं। तो हमारा फोकस, हमारा प्रयास जो मॉडर्न एजुकेशन है आज के कंटेक्स्ट में, जैसे हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 2020, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमारा भी प्रयास है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें और हमारा प्रयास है कि हम ऐसी एजुकेशन दें जो होलिस्टिक हो, जिसमें जो हमारा यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं,
उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। यूनिवर्सिटी के जो कैंपस में जो प्रोग्राम यहाँ संचालित होते हैं, प्लेसमेंट के लिए उन बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं? हमने क्योंकि हमारे ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं वो प्रोफेशनल, टेक्निकल, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड हैं और सभी में एम्प्लॉयमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और इसलिए एक तो हम क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देते हैं और प्लस हमने एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एस्टेब्लिश किया हुआ है और जिसके अंदर जो बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं, जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं, उनके लिए हम स्पेशल एफर्ट करते हैं बाहर से कंपनीज को बुलाना। और इस साल हमने तकरीबन 2 महीने पहले एक जॉब फेयर लगाया एक दिन का, जिसमें 35 कंपनीज को हमने जो इनवाइट किया वो यहाँ आए और एक दिन उन्होंने पूरा प्लेसमेंट ड्राइव किया और हमारे 400 से प्लस स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए और उनको प्रोसेस अभी भी चल रहा है वो, क्योंकि जब बच्चा एग्ज़ाम दे के फाइनली फ्री होगा फिर वो ज्वाइन कर पाएगा उसमें। तो प्लेसमेंट हमारा टॉप प्रायोरिटी पे रहता है। सर, ये YRC क्या है? हमारे 10 के बारे में। यूथ रेड क्रॉस सेल है। ये हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की ही स्कीम है, रेड क्रॉस के अंदर ये आता है। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटरेस्टेड होते हैं तो वहाँ YRC के सेल क्रिएट किए जाते हैं। तो हमारे पास बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 2 यूनिट हैं YRC की, जिसके डॉक्टर संजय जो हमारे मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं वो इसके इंचार्ज हैं। और यूथ रेड क्रॉस का जो स्टेट की जो डायरेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली जो रेड क्रॉस की एक्टिविटीज़, रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस करना या उनको फर्स्ट एड वगैरह की ट्रेनिंग देना, तो उन एक्टिविटीज़ में इसका मेन फोकस रहता है। इसके एडिशनल हमारे पास YRC के एडिशनल NSS यूनिट भी हैं और NCC की बॉयज़ गर्ल्स की अलग अलग यूनिट्स हैं हमारे पास। स्काउट एंड गाइड का भी हमारे पास यूनिट हैं, बॉयज़ और गर्ल्स की सेपरेट। और जो हमारे चारों सेल्स हैं, हम कहेंगे कि इनकी जो अपेक्स बॉडीज़ हैं जो इनको रेगुलेट कर रही हैं बॉडीज़, तो उनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम ये बच्चे इन एडिशन टू देयर स्टडीज वो अपनी उन एक्टिविटीज में भी रोल प्ले करते हैं। जो कैंप लगाते हो आप लोग, कैंप लगाने का क्या उद्देश्य है? देखो, आज के कंटेक्स्ट में जो एजुकेशन है उसका फोकस, उसका सिनेरियो वो चेंज हो चुका है कि हम सिर्फ अब क्लासरूम में ही बच्चे को ट्रेन करके उसको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसके साथ साथ उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसे हम कहते हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, वो समाज के साथ जुड़ें। और जिस टाइप का भी सेल है, जिस टाइप की भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम यूथ रेड क्रॉस की बात करें तो हेल्थ रिलेटेड जो हमारा समाज है उसमें अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको इसके बारे में, इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में उनको जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकती है संस्था, और इसमें समाज का भला तो होता ही है, साथ साथ तो वो बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनकी भी एक ट्रेनिंग होती है, उनको भी एक जो सोशल कॉन्शियसनेस उनमें आती है, वो एक अच्छे इंसान बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये हर कैंप में संजय कुमार जी को ही क्यों लिया जा रहा है? डॉक्टर संजय कुमार एक तो इसके इंचार्ज हैं इस सेल के, और दूसरे पर्सन टू पर्सन डिफर भी करता है। अब एक टीचर किसी चीज़ का इंचार्ज है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, दूसरा टीचर उतना इंटरेस्ट नहीं लेता। तो संजय कुमार में एक ये बात है कि जो इनको हम काम देते हैं, जो इनको असाइन होती है ड्यूटीज, बिल्कुल उसको बहुत ईमानदारी से उसको परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए संजय कुमार जी इन कैंपों में, YRC में अक्सर वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। जिस भी गांव में ये कैंप लगाया जाता है, डॉक्टर संजय कुमार हर व्यक्ति की पसंद बन जाते हैं, ऐसा क्या कारण है?
ये तो इनकी, देखो हर इंसान की कुछ ना कुछ आकर्षण Personality होता है, पर्सनैलिटी की बात है उनकी। तो मैं ये कहूँगा कि संजय कुमार जी YRC सेल के लिए एक बहुत ही मोस्ट फिट टीचर कह सकते हैं हम, क्योंकि जिस तरह के हम चाहते हैं बच्चों में गुण हों, बच्चों को शिक्षा मिले, इनमें ऑलरेडी वो उसकी डिग्री हायर है। यूनिवर्सिटी में क्या कार्य करते हैं डॉक्टर संजय कुमार जी? डॉक्टर संजय कुमार मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये तो इनकी एडिशनल वर्क है इनके पास। इनका मेन जो रोल है वो तो ये एक टीचर हैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, वहाँ भी इनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, वहाँ भी स्टूडेंट इनको बहुत पसंद करते हैं। तो आज जो मदीना गांव में जो शिविर लगवाया है, आप लोगों ने कैंप लगवाया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये कैंप क्या कारण था इस कैंप लगवाने का और क्या फायदे होने वाले हैं स्टूडेंट्स को? हाँ, ये एक्चुअली ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उनकी तरफ से हमें मिला इनविटेशन कि हम क्योंकि वो अलग अलग स्कूल्स में कैंप लगाते हैं YRC प्रोग्राम हेल्थ रिलेटेड, उनको अवेयरनेस करवाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उनके रिक्वेस्ट पे तो हमारे जो YRC सेल है, यूथ रेड क्रॉस सेल है, तो इन्होंने ऑफर किया कि हम आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोनों ने मिलकर आज का कैंप किया। तो इसका ऑब्जेक्टिव तो था हेल्थ अवेयरनेस, तो क्योंकि हमारे बच्चे ऑलरेडी ट्रेंड हैं इसमें, तो और विलिंग भी है बिल्कुल, और हमारी ये एक्टिविटी का पार्ट भी है। तो इसलिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को आज सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन दिया। बिल्कुल। और हमारे आज हायर एजुकेशन में व्यवस्था ऐसी है कि ये जो बाहर से हमारे बच्चे सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन लेके आते हैं या एप्रिसिएशन लेके आते हैं, ये एक अचीवमेंट मानी जाती है इसकी, ये संस्था की भी अचीवमेंट मानी जाती है। अगला कैंप कब लगवाने जा रहे हो? अब YRC का अगला कैंप, अभी ये मेरे को एक ब्लड डोनेशन कैंप की बात कर रहे थे 2 दिन पहले कि जी हम भिवानी में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें वो हमें इनवाइट कर रहे हैं कि हम पार्टिसिपेट करें। तो अभी हमने फाइनल डिसीजन नहीं लिया उसके बारे में कि क्या भिवानी थोड़ा दूर पड़ता है। तो ये हमारा एक रेगुलर एक्टिविटीज का पार्ट है, ये सिर्फ YRC नहीं, हमारे आयुर्वेदा कॉलेज के स्टूडेंट, हमने 8 गांव जो हैं बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के साथ जो 8 गांव जुड़े हुए हैं, हम रेगुलर फीचर है हमारा कि आयुर्वेदा के हम वहाँ मेडिकल कैंप लगाते हैं, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट वाले फिजियोथेरेपी के कैंप लगाते हैं, लॉ डिपार्टमेंट हमारा लीगल फ्री एड के जो उनका सेल बना हुआ उसके कैंप लगाते हैं, और हमारा NSS NCC ये सभी एक्टिव हमारे विंग्स हैं। और हम समाज में अलग अलग जो सेल हैं उनकी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी विश्वविद्यालय में ये एक रेगुलर फीचर हम मानते हैं कि टाइम टू टाइम ये ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। आप एज ए वाइस चांसलर होने के नाते और एक हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे अनुभव शेयर करें ताकि स्टूडेंट के लिए भी फायदेमंद हो और हमारे दर्शकों के लिए जो भले ही वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनके लिए भी फायदेमंद हो। कोई ऐसा अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखो अब एक बात है कि हम सभी लोग ये फील करते हैं कि जॉब्स का सिनेरियो चेंज हो चुका है, सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं और ज़्यादातर जो अब जॉब्स अवेलेबल हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है, ये एक रियलिटी है। और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक इशू हम सभी रियलाइज करते हैं कि बच्चों को प्रॉपर रोजगार नहीं मिल रहा। तो अगर हम इसकी गहराई में जाएं, दूसरी साइड पे जब इंडस्ट्री हमारे पास आती है या एम्प्लॉयर हमारे पास आते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि जी हमारे पास जॉब्स हैं पर राइट टाइप के हमें बच्चे नहीं मिल रहे। तो सिनेरियो ये है देश में कि जॉब्स हैं पर हम जो एजुकेशन दे रहे हैं, जो एजुकेशन हमें हमारा जो स्टूडेंट निकल रहा है वो राइट टाइप की उनको स्किल नहीं दे पा रहे। तो इसलिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका एक ही मुख्य कारण है कि जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं
और जो अवेलेबल स्किल है उनमें मिसमैच है, उनमें प्रॉपर मैच नहीं हो रहा। इसलिए एजुकेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम एजुकेशन ऐसी दें कि जो लेटेस्ट हो, जो मार्केट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हो, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट का कोई इशू नहीं आएगा, हम ये मानते हैं। इसलिए नंबर 1 हमारा प्रयास ये है कि एक तो राइट टाइप ऑफ एजुकेशन दें, और नॉट ओनली कि हमारे स्टूडेंट को, हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एक बॉश कंपनी है, उनकी पार्टनरशिप के साथ हमने एक सेल बनाया हुआ है, बॉश कंपनी का स्किल डेवलपमेंट सेल। उसमें हम उन्हीं बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जो रेगुलर एजुकेशन में नहीं आ पाए या किसी कारण वो छोड़ गए। वो +2 पास होने चाहिए। अगर वो घर में बैठा हुआ है बच्चा और उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, हम उसको साथ में पूरी किट प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको जो बॉश कंपनी की तरफ से बुक्स, स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है और एक यूनिफॉर्म भी दी जाती है उसको। तो उन बच्चों को हम 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, और उसके साथ साथ उस बॉश कंपनी का है कि 75% बच्चे उसमें जॉब में वो लगवाएंगे। तो हमारे 2 बैच ऑलरेडी निकल चुके हैं, उसमें उन्हीं बच्चों को ट्रेनिंग दी गई जो कि संस्था के स्टूडेंट नहीं, जो +2 पास थे और घर में बैठे हुए थे। अब भी हमारा 3रा बैच चल रहा है, और इसका मतलब ये है कि आज की डेट में अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, वो अपने कारण है, अगर वो थोड़ा सा राइट दिशा में एफर्ट करे, संस्थाएं हैं जो उसकी हेल्प करना चाहती हैं, और वो रास्ता एक ही है कि उसको सीखना पड़ेगा, उसको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, स्किल डेवलपमेंट होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये बात अगर आज का यूथ समझ जाए तो वो अपना रास्ता खुद बना सकता है। कोई हमारा दर्शक, कोई युवा बॉश कंपनी के साथ जुड़ना चाहे तो किस प्रकार जुड़ सकता है? वो हमारे पास आए। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डॉक्टर ब्रजिंदर सिंह हैं, और वो उसके इंचार्ज हैं। वो उसको अपना आके नाम लिखवाए, हम उसको अगले बैच में उसको एडमिशन देंगे। उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, रादर हम कुछ ना कुछ उसको देंगे जहाँ से, और 3 महीने बाद उसको इंटरव्यूज करवाएंगे उसकी कंपनियों में। वो बॉश कंपनी ही करवाएगी, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं साथ में, और चांस ये हैं कि उसको एक रीजनेबल लेवल की जॉब मिलेगी। जिस प्रकार आपने बताया कि बच्चों के पास डिग्रियां हैं, हाँ, लेकिन तकनीकी नॉलेज नहीं है, वो कौशल नहीं है जो कंपनियां मांगती हैं, जो मांग। तो ऐसा क्या कारण होता है कि बच्चे उस तकनीकी कौशल को सीख नहीं पाते, उस जो उनको शिक्षा चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पाती, वो सिर्फ एक किताबी ज्ञान तक सीमित कर रह जाती हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल है? और जो कंपनियों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही उन बच्चों में? एक्चुअली हमारे देश को आज़ाद हुए आज 77 ईयर्स हो चुके हैं। हम जो अब तक एजुकेशन हमारी चल रही थी उसको हम कहते हैं वो ट्रेडिशनल एजुकेशन, जो अंग्रेजों ने हमें एक मॉडल दिया, बिल्कुल, कि ऐसे डिग्रियां होंगी, ऐसे ग्रेजुएशन होगी, ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। हम उसी मॉडल से आगे बढ़ते रहे। तो 50-60 साल तो वो ठीक चला, क्योंकि सरकार में भी नई नई स्कीम आई, ग्रोथ होती रही और लोग एडजस्ट होते रहे उस मॉडल ऑफ एजुकेशन से। पर प्रेजेंट सिनेरियो में वो मॉडल फेल हो गया। अब एजुकेशन जो पहले, उसको हम मैकॉले मॉडल ऑफ एजुकेशन कहते हैं, तो इसलिए वो मॉडल अब चेंज होके अब आई है हमारे पास NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें वो सारी जो चेंजेस हैं कि भी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए आज के सिनेरियो में, वो बातें कही गई हैं। अब ज़्यादातर संस्थाओं ने, जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या यूनिवर्सिटियां हैं, प्राइवेट हैं या पब्लिक सेक्टर की, वो अभी चेंज प्रोसेस में है। बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने अभी तक चेंज किया ही नहीं, या उनको पुराना मॉडल से नहीं बदले। तो इसलिए अब जो इसमें संस्थाओं ने भी चेंज होना चाहिए, और बच्चों का माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए, टीचर का माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए। तो इसलिए अब तक जो पुराना मॉडल चल रहा था, ये सारा प्रॉब्लम उसी के कारण।
एक हमने देखा है सर, कुछ स्टूडेंट का तो मन टूट जाता है, यहाँ तक कि वो आत्महत्या करने पर भी उतारू हो जाते हैं, जॉब ना मिलने के कारण, काम या फेल हो जाने के कारण किसी सब्जेक्ट में। तो जिस प्रकार जो हताश और निराश जो हमारे स्टूडेंट हो चुके हैं या जो हमारे दर्शक हैं, ताकि उनका जो हौसला अफजाई हो सके, उन्हें हम क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से, कोई वैसा मैसेज ताकि उनके जज्बे को, उनके हौसलों को बुलंद कर सके? देखो, उसमें ये है, जैसे हमने अभी बात किया स्किल की, आज का जमाना स्किल का है, हाथ से काम करने की कला आनी चाहिए। बिल्कुल। स्किल में दो तरह की स्किल होती है। एक तो होती है कि वो टेक्निकल स्किल, जिस आप फील्ड की बात कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन में है तो उसको कंस्ट्रक्शन का काम आना चाहिए, जो कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उसको उसका आना चाहिए, जो कोई मैनेजमेंट का है तो उसको मैनेजमेंट की बात आनी चाहिए। और एक होती है सॉफ्ट स्किल्स। बिल्कुल। सॉफ्ट स्किल का मतलब है कि जो जिसको हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी कहते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन, बात करने की कला, जहाँ सॉफ्ट स्किल में हमारी ये आजकल तो कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, ये भी सॉफ्ट स्किल का ही पार्ट माना जाता है। एटिकेट्स, हरियाणा के बारे में ये कहा जाता है कि जो हरियाणा का यूथ है, हरियाणा का बच्चा है, जो वो बहुत एनर्जेटिक है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और वो बोलचाल में भी, बातों में किसी को आने नहीं देता। और उसको एक बात और सिखा दी जाए, अगर मीठा बोलना। बिल्कुल। अगर मीठा बोलने का मतलब है सॉफ्ट स्किल, कि अगर वो सॉफ्ट स्किल थोड़ी सी और सीख ले, कम्युनिकेशन, एटिकेट्स, प्रॉपर, क्योंकि जब कारपोरेट सेक्टर में जाते हैं तो प्रॉपर ड्रेसअप और सारी बातें ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अपनी पर्सनैलिटी उसको लगे भी ये पढ़ा लिखा इंसान है। तो अगर वो सॉफ्ट स्किल इन बच्चों को दे दी जाए, इनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में बता दिया जाए, और उनको ये बता दिया जाए कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप में तो ऐसी शक्ति है कि अगर आप सही दिशा में इसको लगा दोगे, आप कुछ भी कर सकते हो, तो हरियाणा का बच्चा कभी कहीं मार नहीं खाएगा। बिल्कुल। कहीं नहीं खाएगा। हरियाणा के बारे में ये बाहर भी बात ये करी जाती है कि इनको कमी है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की है, उसमें अपनी भाषा में भी कम्युनिकेशन की बात है, इंग्लिश भी आजकल, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। आज जमाना ऐसा है कि कोई बच्चा, जरूरी नहीं कि वो यहीं जॉब मिलेगी उसको, दुनिया के किसी हिस्से में जा सकता है, तो वहाँ इंग्लिश का रोल आ जाता है। तो इसलिए बच्चों को ये चाहिए कि सॉफ्ट स्किल सीखें, अपने आप को उसमें प्रेजेंट कैसे करना, बात कैसे करनी है, बोलचाल में कैसे मीठा कैसे बोलना है, तो कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मैं कहता हूँ कोई भी बच्चा अगर ये अपने में ये इतनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर ले, या आजकल तो बहुत ट्रेनिंग इसमें बहुत प्रोवाइड कर रही हैं संस्थाएं, तो अगर उसकी हेल्प लेके तो कोई भी बच्चा कुछ भी बन सकता। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ है कि सही दिशा में प्रयास करने की बात है, उनको डायरेक्शन की बात है।